दोस्तों, आज मैं आपके सामने जिस किताब पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ, वो 20वीं सदी की उन चंद किताबों में शामिल है जिन्होंने ना सिर्फ हयातियात यानी बायोलॉजी, बल्कि फ़िलॉसफ़ी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और इंसानी खुद फहमी पर गहरा असर डाला। ये किताब है दी सेल्फिश जीन, जिसको बरतानिया के एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट डॉक्टर रिचर्ड डॉकिंस ने 1976 में तहरीर किया। इस किताब को अगर आप पहली नज़र में पढ़ते हैं तो ये किताब पहली नज़र में बायोलॉजी यानी हयातियात की एक आम सी किताब महसूस होती है, लेकिन जब आप इसे गौर से पढ़ते हैं तो अंदाज़ा होता है कि इसके सवाल सिर्फ हयातियाती नहीं हैं, बल्कि इसके सवाल फ़लसफ़ाना हैं। ये किताब इंसान से सवाल करती है कि तुम कौन हो और तुम्हारे फैसलों की असल बुनियाद क्या है। इसी तरह ये किताब सवाल करती है कि मोहब्बत, सैक्रिफाइस और इखलाकियात की जो जड़ है वो कहाँ है। इसके अलावा जो गहरा सवाल है ये किताब पूछती है वो ये है कि क्या तुम वाकई आज़ाद हो या तुम्हारी ज़िंदगी ऐसे हयातियाती अवामिल से मुतासिर है जिन पर तुम्हारा इख्तियार बिल्कुल नहीं। चुनाचे ये सवालात हज़ारों बरस से फ़लसफ़ा या फ़िलॉसफ़ी के क्वेश्चंस थे जो फ़िलॉसफ़ी पूछती आई है 2000 साल से। फ़र्क सिर्फ ये है कि सोक्रेटिस, एरिस्टोटल और कांट ने ये सवाल अक्ल और इखलाक की ज़ुबान में पूछे, जबकि रिचर्ड डॉकिंस इन्हें इर्तकाई हयातियात यानी एवोल्यूशनरी बायोलॉजी की ज़बान में बयान करते हैं, जो कि इस किताब का सबसे इंटरेस्टिंग पहलू है। किताब का बुनियादी नज़रिया, अगर हम किताब का मरकज़ी ख़याल या बुनियादी नज़रिया एक जुमले में बयान करना चाहें तो वो मरकज़ी ख़याल इस तरह बयान किया जा सकता है कि इर्तिका के या इर्तिका की बुनियादी इकाई फ़र्द या नस्ल नहीं है, बल्कि एक जीन है। यानी जो एवोल्यूशन है उसकी जो फंडामेंटल इकाई है या एलिमेंट है वो इंसान, फ़र्द या जनरेशन, नस्ल नहीं, बल्कि एक जीन है। यहाँ एक गलतफहमी दूर करना बहुत ज़रूरी है। जब लोग इस किताब का टाइटल पढ़ते हैं या इस किताब में जो गुफ्तगू है उसको जब पढ़ते हैं तो उसमें अक्सर ज़िक्र आता है सेल्फिश जीन का। जब लोग सेल्फिश जीन का उन्वान सुनते हैं तो अक्सर समझते हैं कि रिचर्ड डॉकिंस कह रहा है कि इंसान खुद गर्ज है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं। ये गुमान दुरुस्त नहीं है, क्योंकि रिचर्ड डॉकिंस के नज़दीक सेल्फिश का लफ्ज़ इखलाकी मानों में इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि
सेल्फिश का जो लफ्ज़ है उसका जो मानी है वो इर्तिकाई मानी के एतबार से इस्तेमाल किया गया है। यानी सेल्फिश को इर्तिकाई एवोल्यूशन के हिसाब से उसका नाम या उसकी टर्म या उसकी इस्तिलाह रखी गई है। उसके मुताबिक वो जीन जो अपनी नकल ज़्यादा कामयाबी से, यानी जीन अगर अपनी कॉपी ज़्यादा कामयाबी से अगली नस्ल तक पहुंचा देते हैं तो कुदरती इंतखाब के अमल में यानी नेचुरल सिलेक्शन में वो ज़्यादा बाकी रहते हैं। इसीलिए सेल्फिश दरअसल एक इस्तारा है, एक मेटाफर है और कोई इखलाकी इल्ज़ाम नहीं है। ये फ़र्क समझे बगैर पूरी किताब गलत समझ में आती है। अगर आप इस फ़र्क को समझ लेंगे तो आप इस किताब का जो एसेंस है, इस किताब का जो मैसेज है, वो आप समझने में कामयाब हो जाएंगे। चुनाचे रिचर्ड डॉकिंस ने इस किताब में जो डार्विन से डॉकिंस तक, अपने आप तक 1976 तक जो थ्योरीज़ का रिव्यू किया, जो न्यू कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया, उसमें सबसे अहम ये है कि चार्ल्स डार्विन ने बताया कि जो अनवा हैं, जो स्पीशीज़ हैं, वो कैसे इर्तिका पजीर होती हैं, यानी उनकी जो एवोल्यूशन है वो कैसे होती है। लेकिन डार्विन की उस थ्योरी में एक सवाल बाकी था, वो ये था कि जो नेचुरल सिलेक्शन है असल में ये किस पर काम करता है, क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन की वजह से एवोल्यूशन होती है और एवोल्यूशन में स्पीशीज़ न्यू बनती हैं, सर्वाइव करती हैं। लेकिन वो नेचुरल सिलेक्शन किस पर काम करता है? क्या वो फ़र्द को मुंतखब करता है या वो पूरी नस्ल को मुंतखब करता है, या इसका इंतखाब किसी और सतह पर होता है? यानी डार्विन ये बताने से कासिर रहा कि इसका इंतखाब, नेचुरल सिलेक्शन का इंतखाब किस लेवल पे जाके होता है। डॉकिंस का जवाब है कि इंतखाब बुनियादी तौर पर जीन की सतह पर समझा जा सकता है। यानी जो नेचुरल सिलेक्शन है उसका जो महवर है, उसका जो सेंट्रल फोकस है वो जीन है। फर्द पैदा होते हैं, बूढ़े होते हैं और मर जाते हैं। जीन लाखों बरस तक मुख्तलिफ जिस्मों के ज़रिए अपना सफ़र जारी रखते हैं। यही वजह है कि डॉकिंस इंसान को सर्वाइवल मशीन या ऐसा हयाताती या बायोलॉजिकल सिस्टम करार देता है जिसके ज़रिए जीन मुंतकिल होते हैं। ये तस्वुर सादा ज़रूर है, लेकिन इसके फ़लसफ़ाना नताइज बहुत गहरे और बहुत प्रोफाउंड हैं। अब इस किताब में एक मेजर डिबेट शुरू होती है कि इंसान मकसद है या ज़रिया है। ये वो मकाम है जहाँ फ़लसफ़ा गुफ्तगू में दाखिल होता है। अगर इंसान सिर्फ जीन की बका का ज़रिया है तो फिर इंसान की अपनी इनफरादियत कहाँ गई? कांट कहता था, इंसान को कभी सिर्फ ज़रिया ना समझो बल्कि हमेशा एक मकसद समझो। और ये इखलाकियात की बुनियाद है। यहाँ डॉकिंस एक हयातियाती वजाहत देता है और कांट इखलाकी असूल बताता है। ये दोनों मुख्तलिफ सवालों के जवाब दे रहे हैं। यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि साइंस और फ़लसफ़ा हमेशा एक दूसरे के मुखालिफ नहीं होते। साइंस का जो फंडामेंटल क्वेश्चन है वो ये है कि ये कैसे हुआ। फ़लसफ़ा पूछता है कि इसका मतलब क्या है।
مثال کے طور پر محبت، سیکریفائز یا قربانی۔ اب ایک سوال جس پر پوری دنیا میں بحث ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر جین سیلفش ہے تو ماں اپنے بچوں کو کیوں پیدا کرتی ہے، اور ماں اپنے بچوں کے لیے جان کیوں دے دیتی ہے، اور اسی طرح ایک فوجی اپنے وطن کے لیے قربانی کیوں دیتا ہے۔ ایک ڈاکٹر کسی وبا یا کسی بیماری کے دوران اپنی جان خطرے میں ڈال کر کیوں پیشنٹ کو یا مریضوں کو ٹھیک کرتا ہے۔ رچرڈ ڈاکنز کہتا ہے کہ ایوولوشن یعنی ارتقاء میں ایسے رویے بھی کامیاب ہو سکتے ہیں جو رشتہ داروں یا گروہ کی بقا میں مدد دیں، کیونکہ ان کے ذریعے مشترک یعنی جو کامن جینیٹیکل انہیریٹنس ہوتی ہے وہ آگے بڑھتی ہے۔